को फॉर द कोलिजन व्हाट आई हैव मेड, मैंने यहाँ पर आपके लिए क्या कर दिया था, आई हैव मेड अ वेरी सिंपल कंडीशन, अ वेरी सिंपल सिचुएशन, वी हैव वन डायमेंशनल कोलिजन। और वन डायमेंशनल कोलिजन का एक फॉर्मूला जो कि हमें याद रहना चाहिए, एंड दिस वाज द after collision velocities, after collision, that is the velocity of the target. The velocity of target is mass of the target minus mass of the projectile जो हिट करेगी पीछे से आके, multiplied by initial velocity of the target, now if I multiply mass of the projectile with E, अगर मैं मास ऑफ प्रोजेक्टाइल को किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ई से, बताओ इसको मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला अब मेरे पास जर्नल फॉर्मूला बन जाएगा, एंड प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ ई, और यहाँ पर मास ऑफ द आपके पास प्रोजेक्टाइल एंड मास ऑफ आप वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इनिशियल, एंड डिवाइडेड बाय मेरे पास मास ऑफ द टारगेट प्लस मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है। इस जनरल फॉर्मूले में आप ई की वैल्यू डालते जाओ, आपको क्वेश्चन आंसर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल जो हिट कर रही है पीछे से, this is mass of the projectile minus E into mass of the target multiplied by initial velocity of the projectile जो पीछे से हिट कर रही, plus of 1 plus of E into mass of the target into velocity of the target upon मेरे पास mass of the target plus mass of the projectile। यह हमने जो है एक जनरल फॉर्मुलेशन कर ली। अब इन जनरल फॉर्मुलेशंस के बेसिस पे आज हम एक तो कोशिश करेंगे कि हम इसको वाइंड अप कर दें, और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी हैं जो टीचर इसमें से आपसे पूछ सकता है, और जो मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इस वजह से क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि हम किस तरीके से मैटर और एंटी मैटर की कोलिजन करवा रहे हैं, हम किस तरीके से सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे कि मेरे पास मान लिया जाए न्यूक्लियर रिएक्शन होती है, अब कोई बच्चा आप में से बता सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे शुरू होती है, कोई भी बच्चा, कोई न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे शुरू होती है, किसी बच्चे को आइडिया है? न्यूक्लियर रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्टर सुना 10th क्लास में पढ़ा कभी आपने? हाँ, तो वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन कैसे शुरू होती है, किस पार्टिकल से शुरू होती है? अच्छा, फ्यूल कौन क्या चीज होती है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर? फ्यूल याद है? यूरेनियम, यूरेनियम 235, यूरेनियम 238 हमारे पास हो जाता है। इसको रिफाइन करना पड़ता है क्योंकि कोई भी चीज प्योर नहीं होती है, सब आइसोटोपिक होती है। हम इसमें से एक प्योर यूरेनियम निकालते हैं बच्चे हमारे पास, और फिर हम इसको किससे हिट करते हैं? यूरेनियम अपने आप तो न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू करेगा नहीं, किसी से तो इसको हिट, हाँ बोलो शाबाश, न्यूट्रॉन से। एग्जैक्टली, न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रॉन्स जाकर उससे कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद हमारे पास एनर्जीज का, आपके पास क्या होता है, जो एनर्जी हमारे पास प्रोड्यूस होती है उसी को हम यहाँ पर न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं। सेम वो भी कोलिजन है। आज हम इस फैक्टर को भी समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर हम कोलिजन के कॉन्सेप्ट्स को यूज करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। खैर, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको एक और क्वेश्चन कराता हूँ विच इज वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, और इस वजह से क्योंकि इस क्वेश्चन से बच्चे को काफी अंदाजा कॉन्फिडेंस मिलता है, बूस्टअप मिलता है कि सर मैं कर लूंगा, कोई नहीं मैं कर लूंगा, मैं क्वेश्चंस को हिला लूंगा। देखो कैसे, हमारे पास है क्वेश्चन है, वी हैव टू इक्वल मासेस, मेरे पास यहाँ पर दो इक्वल मासेस, वी हैव टू इक्वल मासेस undergoing the inelastic collision। देखो इलास्टिक भी नहीं है, इनइलास्टिक है। अगर इलास्टिक होती तो क्या होता, वेलोसिटी
तो हमारे पास द टू इक्वल masses undergoing the inelastic collision with the coefficient of the restitution, with the coefficient of the restitution, जहां पर coefficient of the restitution किसके बराबर है, this is equal to E, ये मेरे पास E के बराबर है। If target is at rest, if the target is at rest initially, टारगेट मेरे पास इनिशियली किसके ऊपर था, रेस्ट पे था, एंड प्रोजेक्टाइल जो पीछे से आ रही है, प्रोजेक्टाइल इज मूविंग, द प्रोजेक्टाइल इज मूविंग विद आपके पास यहाँ पर यू मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट, फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज, फाइनल वेलोसिटीज of the projectile and the target, of the projectile and the target। तो कैलकुलेट दी आपके पास फाइनल वेलोसिटीज ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड द टारगेट। आंसर मेरे पास यहाँ पर बड़ी सिंपल सी चीज है, मेरे पास यहाँ पर मास m है, u1 0 मीटर पर सेकेंड, ये मास मेरे पास m है, और ये मेरे पास u2 किसके बराबर है, u मीटर पर सेकेंड है। मेरी बात को समझ पाए। और जैसे ही हमारे पास ये इसके साथ जाकर हिट करती है, ये मास m आ गया, ये भी मास मेरे पास m आ गया, ये मेरे पास अब v1 से चल रही है, अब ये मेरे पास v2 से चल रही है। कमाल तो यही है कि आप v1 और v2 निकाल दो, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन किसके बराबर है, e के बराबर। चलो मैं सबसे पहले बात करूंगा टारगेट। टारगेट का मतलब v1 तो m, ठीक है, माइनस ऑफ ई इंटू एम इंटू u1, देख ले क्यों किया, क्योंकि दोनों के मास इक्वल है, प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ ई इंटू एम इंटू u2 आपके पास दूसरे की वेलोसिटी है, प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी है, m प्लस ऑफ m। कोई बच्चा फटाफट इसको अगर सॉल्व करता है तो u1 तो आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो समथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, सो 1 प्लस ऑफ ई आ जाएगा, m इंटू u2 आपके पास u के बराबर है, डिवाइडेड बाय 2 है। जल्दी बता दो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ ई u अपॉन 2। सो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ ई u अपॉन 2 प्रोजेक्टाइल। अब प्रोजेक्टाइल के लिए बताओ हमारे पास क्या आ जाएगा, v2 v2, ये मेरे पास m माइनस ऑफ em क्योंकि मास सेम है इंटू u2 प्लस ऑफ 1 प्लस ऑफ em इंटू u1 तो 0 है, डिवाइडेड बाय m प्लस ऑफ m। यहाँ पर भी u1 आपके पास किसके बराबर है, 0 के बराबर। हमारे पास u1 किसके बराबर है, 0 के बराबर। अगर ये 0 के बराबर है तो अब बताओ कि हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, ये मेरे पास u1 आपके पास 0 के बराबर है, m बाहर आ जाएगा, u2 आपके पास किसके बराबर है, u के बराबर, 1 माइनस ऑफ e इंटू u अपॉन मेरे पास यहाँ पर m भी आएगा ऑफ कोर्स इंटू 2 इंटू m, m से m कैंसिल, तो 1 माइनस e इंटू u अपॉन 2। और यहाँ पर होता क्या है, जगजोत सिमरत कृतिका टीचर कई बार रेशो भी पूछ लेता है कि टीचर मुझसे रेशो भी बोल देता है कि इन दोनों की फाइनल वेलोसिटीज की आपके पास रेशो किसके बराबर, तो रेशो इज v1 अपॉन v2 एंड दिस विल बी 1 प्लस ऑफ e डिवाइडेड बाय 1 माइनस e। तो रेशो आपके पास किसके बराबर आ जाएगी, 1 प्लस ऑफ e डिवाइडेड बाय, मेरे पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस ऑफ e। तो ये हमारे पास हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मुश्किल क्वेश्चन है बच्चे, एक बात मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, और ये फैक्ट है हमारे पास कि जब हमारे पास कोलिजन या वर्क पावर एनर्जी खत्म होने लगता है तो जो बच्चे होते हैं दैट उनकी एक टेंडेंसी बनने लग जाती है कि अब ये चीजें डिफिकल्ट हो रही, उनकी एक टेंडेंसी बन जाती है कि डिफिकल्ट हो रही है, और वो इस सब्जेक्ट की प्रैक्टिस करनी थोड़ी सी बंद कर देते हैं या फिर इस सब्जेक्ट से भागने की कोशिश करते हैं, जो कि इवेंचुअली एक ट्रैप है, जिस ट्रैप के अंदर वो जाते हैं फर्स्ट, और इसके बारे में उनको पता कब लगता है, +2 के बाद।
+2 के बाद इवेंचुअली +2 के बाद उनको लगता है अब मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे वो करना पड़ेगा, ताकि मैं अपने एम तक पहुंच पाऊं, मैं अपने एम तक पहुंच पाऊं। दुनिया जो होती है वो एक चीजों को बड़ी जल्दी देखती है, लेकिन उनके पीछे के जिसको बोल सकते हैं बेसिक चीजें नहीं देख पाती है। मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, किसी ने बोल दिया तो मुश्किल है। फॉर एग्जाम्पल, आप सबने ये सुना होगा कि बिल गेट्स जो था हार्वर्ड से ड्रॉप आउट था, ये सबने सुना होगा। लेकिन आप में से किसी बच्चे को ये पता है कि बिल गेट्स ने जो हार्वर्ड के अंदर सबसे मुश्किल मैथमेटिक्स का कोर्स होता है, मैथ 55 वो वाला कोर्स किया हुआ, और उसके अंदर कई अनसॉल्व प्रॉब्लम्स उसने सॉल्व की मैथमेटिक्स की, और तब उसका ड्रॉप आउट होना बनता था। तो हम जो चीजें देखते हैं, जो पॉपुलराइज कर दी जाती है कि बिल गेट्स ड्रॉप आउट था, उसने कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, देखो कितना अमीर बन गया, ये कहानी का एक हिस्सा है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा ये भी है कि जो बिल गेट्स है हमारे पास, वो ड्रॉप आउट होने के साथ साथ बड़े जीनियस मैथमेटिशियन भी था, और ने सबसे टफेस्ट कोर्स ऑफ मैथ को कंप्लीट किया था और कई अनसॉल्व प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया था। इस वजह से कोई चीज टफ नहीं होती है। अगर आप पॉपुलर बिलीफ पे जाओगे तो आप दुनिया की देखिए, दुनिया की अगर आप बात सुनने लग जाओगे फिर तो बच्चा आप कभी कुछ अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाओगे। इस वजह से अपने ऊपर हिम्मत रखनी है और रोज की रोज प्रैक्टिस करनी है, जहां से भी क्वेश्चन मिले, एनसीईआरटी ये आरटी वो आरटी ये। तो मैं अभी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है बच्चे, हमने डिसाइड किया था कि हम एनसीईआरटी का एक सेशन रखेंगे। तो इवेंचुअली क्या है कि अब थोड़ा सा मैं रिकवर होता हूँ, तो फिर हम वो जो हमने डिसाइड किया था एचसी वर्मा की वर्क पावर एनर्जी या कुछ भी, तो हम उसका एक सेशन रखेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब जिनसे सॉल्व नहीं होता वो तो आपके सामने चीखेंगे कि भैया हमसे नहीं होता, और अगर अगर आप उन पे यकीन करने लग जाओगे तो इसका मतलब आप अपने आप को उनके लेवल पे गिरा रहे हो। आप तो कोशिश करके देखो। हाँ शौर्य, बोलो बच्चे। सर मेरा एक्चुअली क्वेश्चन था, कल सर मैं डीबीबी सॉल्व कर रहा था सर्कुलर मोशन की, उसमें लिखा था आपने 600 आरपीएम, तो उसका मतलब वो रेवोल्यूशन पर मिनट ना सर? बिल्कुल, उसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, उसको डिवाइड बाय 60। सर वो मेरे उसके आप डाउट्स कब लोगे सर? डाउट्स आज तो पहले हम थोड़ा सा आगे कर लें, मैंने आते ही ये बात क्लियर कर दी थी, आज हम थोड़ा आगे करेंगे और इवेंचुअली उसके डाउट्स भी हो जाएंगे। डाउट्स के लिए तो कहीं मैं मना करता ही। सर मैंने एक चीज, हाँ ओके सर, एंड डाउट्स सर मैंने एक चीज और पूछनी थी कि डाउट्स अगर सर इस क्वेश्चन में हमें अगर पूछा है, सर 1 मिनट सर पीछे कर दीजिए सर, 2 मिनट। तो जैसे हमें उस वाले क्वेश्चन में जो हमारे को पूछा था ना कि कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एंड टारगेट, सर हम अपने से इसको रेशियो में कर सकते हैं सर? क्या मतलब बेटा? सर आपने जैसे भी रेशियो निकाला है ना सर, हमें बताने के लिए इसकी रेशियो ये होगी, हम ऐसे भी लिख सकते हैं सर पेपर में ठीक कि है, अगर मान लिया जाए कि कोई पर्सन आपको बोलता है कि मार्केट से दाल लेके आओ, और आप दाल लेके आकर बनाकर उसको देते हो, वो बोलेगा मैं तो दाल मांगी थी। अगर कोई पर्सन बोलता है मार्केट से दाल लेके आके बनाकर मुझे दो, और आप सिंपल मार्केट से उसको दाल दे देते हो, बोलते हो मैंने तो बनाकर दी थी। कहने का मतलब है, अगर वो आपसे रेशियो पूछता है तो आप रेशियो दे दीजिए, और अगर वो आपसे वेलोसिटीज पूछता है तो आप वेलोसिटी दे दीजिए, वो जो मांगता है उसको दे दीजिए। मैंने तो आपको दोनों आंसर बता दिए, ठीक है? ओके सर। चलो ठीक है, मैं तो दोनों आंसर दे दिए। चलो अब आगे चलते। सो अब ये हमारे पास, मैंने आपको पहला क्वेश्चन बताया। अब हम आज कुछ सबसे पहले स्पेशल केसेस, स्पेशल मतलब स्पेशल केसेस के बारे में बात करेंगे। स्पेशल केसेस, इन स्पेशल केसेस के अंदर हमारे पास अजम्पशंस है, और ये अजम्पशंस बहुत जरूरी है। अजम्पशन नंबर 1, दे two masses the two masses are the two masses are undergoing the elastic collision, the two masses are undergoing the elastic collision। ये हमारे पास इलास्टिक कोलिजन कर रहे। और दूसरी चीज बच्चे, the target is at rest, जो टारगेट है वो हमारे पास किसके बराबर है? इज एट रेस्ट। जो टारगेट है ये हमारे पास रेस्ट के ऊपर। अगर टारगेट हमारे पास रेस्ट के ऊपर है और हमारे पास ये इलास्टिक कोलिजन के ऊपर जा रही है, तो हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ गई? मेरे पास ये आपके पास मास आ गया m1 टारगेट का,
और u1 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास यहाँ पर मास m2 है और ये प्रोजेक्टाइल है, u2 इज इक्वल टू u मीटर पर सेकेंड, और इसमें इलास्टिक कोलिजन है, e की वैल्यू 1, देयरफॉर द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है किसके बच्चे आपके पास, ऑफ द आपके पास टारगेट आफ्टर द कोलिजन, तो वेलोसिटी ऑफ द टारगेट आफ्टर द कोलिजन कैसे आ जाएगी, मेरे पास v1 इज इक्वल टू m1 माइनस ऑफ m2 इनटू आपके पास u1 प्लस ऑफ 2 इनटू m2 u2 अपॉन मेरे पास m1 प्लस ऑफ m2, और इसमें अगर वैल्यूज डाल देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 2m2u अपॉन, क्योंकि ये u है, अपॉन मेरे पास आ जाएगा m1 प्लस ऑफ m2, ये हमारे पास है। एंड द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, एंड व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, शाबाश बता दो, व्हाट अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल, शाबाश बता दो, मेरे पास v2 किसके बराबर आ जाएगा, m2 minus m1 into u2 और प्लस ऑफ 2 into 2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2, m1 प्लस ऑफ m2। ओके, अगर मैं ये वैल्यू डाल देता हूं कि u1 आपके पास 0 के बराबर है और u2 आपके पास u के बराबर है, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा m2 माइनस m1 इंटू u अपॉन आपके पास कितना आएगा m1 प्लस ऑफ आपके पास m2। ये पहला रिजल्ट है, ये हमारे पास। अब यहां से हम स्पेशल केसेस को प्रोसीड करेंगे, स्पेशल केसेस के ऊपर बात करनी शुरू करेंगे। तो पहला केस हमारे पास क्या है, इसमें से पहला केस है जिसमें टारगेट बहुत हैवी है और आपके प्रोजेक्टाइल का मास बहुत छोटा है, देन व्हाट विल हैपन, देन हमारे पास यहाँ पर व्हाट विल हैपन, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए केस, इफ टारगेट मास ऑफ द टारगेट इज मच हैवियर देन द टारगेट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि आपके पास प्रोजेक्टाइल इज लाइट, the projectile is lighter than the target। तो इससे हमारे पास बनती क्या चीज है, जरा देखें, प्रोजेक्टाइल इज लाइटर देन द टारगेट, इसका मतलब क्या, इसका मतलब साफ हमारे पास यहाँ पर ये आ जाता है, फोकस करना, जैसे आप एक हाथी को बॉल मार रहे, जब आप हाथी को बॉल मारते हो तो टारगेट हैवी है और आप जो बॉल को फेंक रहे हो वो लाइटर है, उसका मास बहुत छोटा है। अगर m1 इज मच ग्रेटर देन आपके पास m2 है, तो मतलब m1 बाई m2, या सिंपल हमारे पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को m2 से डिवाइड कर, आप इसको m1 से डिवाइड कर देते हैं, सो हमारे पास डिवाइडिंग बाई m1 बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाई m1 बोथ साइड्स, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास 1 is much greater than m2 by m1, therefore m2 by m1 can be ignored। हम इसको मैथमेटिक्स के अंदर इग्नोर कर सकते हैं, हम इसको मैथमेटिक्स के अंदर इग्नोर कर सकते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ मेरे पास यहाँ पर क्या टारगेट, वेलोसिटी ऑफ द टारगेट, वेलोसिटी ऑफ द टारगेट जरा चेक कर लेते हैं, हमारे पास 2m2u m1 प्लस ऑफ m2, तो 2m2u m1 प्लस m2, तो 2 into m2u अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। अब ये मेरे पास यहाँ पर v1, देयरफॉर यहाँ पर v1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, ये हमारे पास अब क्या कर सकते हैं, हम इसके अंदर से m1 को कॉमन निकाल सकते हैं, तो 2 into m2u और यहाँ से m1 को कॉमन निकाल दिया, नीचे डिनोमिनेटर से m1 की जगह 1 आ गया और m2 की जगह m2 बाई m1 आ गया। ये टर्म 1 से छोटी है, इग्नोर हो जाएगी, इग्नोर, और ये टर्म m2 बाई m1 ये भी 1 से बहुत ज्यादा छोटी है। अगर कोई बहुत छोटी टर्म किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होती है तो वो रिजल्ट को बढ़ा देती है या फिर रिजल्ट को कम कर देती है, जरा सोच के बताओ, फोकस करके बताओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 0.00 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये एक नंबर 1 से बहुत छोटा है, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है,
ये आपके पास बाकी रिजल्ट को बढ़ा देगा या कम कर देगा? बोलो शाबाश। बड़ा बड़ा कर देगा या कम कर देगा हमारे पास? बोलो शाबाश। कम कर देगा। कम कर दे। ये हमारे पास इसकी वैल्यू इतनी आएगी बच्चे, जिसकी वैल्यू हमारे पास हम क्या कह सकते हैं कि V1 इज वेरी, आपके पास वेरी स्मॉल नंबर। तो अगर आप में से कोई बच्चा हाथी को बॉल मारता है तो हाथी की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? अगर मान लिया जाए कि आप जो है हाथी पे बॉल मारते हो, पत्थर मारते हो, उससे हाथी की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? बहुत कम फर्क पड़ेगा। वही ये चीज, वेयर मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी लेस एंड द मास ऑफ द टारगेट इज वेरी हेवी। आप दीवार पे बॉल को मारते हो, दीवार की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इससे हमको ये बात पता लगती है कि वेलोसिटी ऑफ टारगेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। And what about the velocity of the projectile? Velocity of the projectile V2। तो मेरे पास यहाँ पर V2 किसके बराबर है? M2 माइनस M1 इनटू, ये हमारे पास आ गया U अपॉन M1 प्लस ऑफ M2। फोकस करना, यहां से हम क्या करते, फिर से देखिएगा, मैं M1 को कॉमन निकाल लेता हूं। अगर मैं M1 को कॉमन निकाल लेता हूं M1, तो M2 बाई M1 ये इग्नोर हो जाएगा, माइनस इनटू U। नीचे मेरे पास M1 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस ऑफ M2 बाई M1। जहां पर ये रेशो आ रही है वो 1 से छोटी है, हम जानबूझ के लेके आते हैं ये रेशो क्योंकि 1 से छोटी है। M1 से M1 कैंसल, ये इग्नोर, ये इग्नोर। तो V2 आपके पास क्या बच जाएगा? ये ऊपर -1 बच जाएगा और U बच जाएगा -1। क्या बात पता लगी? क्या बात पता लगी कि हमने यहाँ पर बहुत बड़ा टारगेट था और मैंने यहाँ पर इसको U मीटर पर सेकंड से हिट किया। ऐसा हिट करने से, और टारगेट का मास बहुत हैवी है, याद रखना, टारगेट का मास मेरे पास यहाँ पर क्या है, आपके पास यहाँ पर बहुत हैवी था। टारगेट का मास मेरे पास बहुत बहुत आपके पास हैवी था, टारगेट बहुत मैसिव था। तो इससे टारगेट की वेलोसिटी पे तो बहुत कम फर्क पड़ा, बहुत छोटा नंबर आ रहा है, इग्नोरेबल। लेकिन आपके प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी -U हुई। आपने प्रोजेक्टाइल को कितनी स्पीड से फेंका था? U से, और कोलिजन होने के बाद ये इसकी स्पीड -U होने का मतलब ये चीज टकराकर आपके पास क्या आ रही है? वापस आ रही है। ये मतलब अगर आप हाथी को बॉल मारते हो, आप दीवार पे बॉल मारते हो, वो बॉल टकराकर कहां पर आती है बच्चे? आपके हाथ में वापस आती है। और यही चीज हमारे पास यहाँ पर भी आ गई। ये चीज हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई आपके पास? दे प्रोजेक्टाइल जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है, आपके पास रिटर्न विद सेम स्पीड, रिटर्न्स विद सेम स्पीड, रिटर्न्स विद द सेम स्पीड। ये हमारे पास सेम स्पीड से क्या हो जाती है? वापस हो जाती है। ये हमारे पास सेम स्पीड से वापस हो जाती है। बड़ी सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उल्टा हो जाए, अगर हाथी भागते भागते किसी बॉल को हिट करे, फिर क्या होगा? क्या यहां पर भी सेम चीज है? बॉल को रेस्ट पे रख दी, पहले मेरे को समझ में आ गया, मैंने हाथी पे बॉल को मारा तो बॉल वापस आ गई। और हमारे पास यहाँ पर अब मेरे पास दूसरा केस है जिसमें बॉल अब रेस्ट पे और हाथी उसको हिट कर रहे। तो उस केस में क्या होगा, जरा चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या हो जाएगा। चलिए शाबाश, यहाँ पर मेरे पास ये आ जाएगा बी पॉइंट, और मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा इफ द प्रोजेक्टाइल इज वेरी हैवी, यानी कि आप जो है प्रोजेक्टाइल इज वेरी हैवी, the projectile is very heavy as compared to target, as compared to the target, as compared to the target। तो टारगेट्स के मुकाबले वो बहुत हैवी है। टारगेट अभी भी रेस्ट के ऊपर है क्योंकि वो अजम्पशन है और कोलिजन अभी भी इलास्टिक है, यानी कि M2 is much greater than M1 and therefore a 1 is much greater than M1 by M2। अब उल्टा हो गया, पहले क्या था? 1 is much greater than M2 by M1। अब मेरे पास क्या है? 1 is much greater than M1 by M2।
देखो केस चेंज हो गया। जब केस मेरे पास इस तरीके से चेंज होगा तो अब मेरे पास यहाँ पर v1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ द आपके पास टारगेट है, और ये क्या होता है m1 माइनस m2, ये आपके पास u1 प्लस ऑफ 2 into m2 u2 एंड डिवाइडेड बाय, याद कर लेना नहीं तो ऐसा होगा कि मेरे को याद हो जाएंगे याद कर लेना इसको, ठीक है, नहीं तो ऐसा होगा कि आपके बहाने मुझे याद हो जाएंगे, आपको भी याद होनी चाहिए, साथ साथ बोलते रहना चाहिए तो आपको याद हो जाएंगे फॉर्मूले, क्योंकि ये टारगेट रेस्ट के ऊपर है तो यहाँ पर भी वही चीज आ जाएगी 2m2u2 अपॉन m1 प्लस ऑफ m2। फर्क सिर्फ ये कि अब आप कॉमन m2 निकालेंगे तो ये 2 into m2u u आपके पास यहाँ पर u2 u के बराबर है एंड डिवाइडेड बाय, मेरे पास अब m2 कॉमन आ जाएगा तो m1 बाई m2 प्लस ऑफ 1, ये हमारे पास है, ये 1 से छोटा है, इग्नोर कर दो, ये कैंसिल हो जाएगा। सो वेलोसिटी ऑफ टारगेट देखो कितने के बराबर है, देखो देखो कितना मजेदार चीज है, जो टारगेट जो बहुत छोटी बॉल है और प्रोजेक्टाइल जो कि एक हाथी है, वो हाथी भागता हुआ आता है यू स्पीड से और वो फुटबॉल को किक करता है, तो जो टारगेट है उसकी स्पीड देखो क्या हो जाएगी 2 मल्टीप्लाइड बाई यू मीटर पर सेकेंड। क्या समझे आप, क्या समझे? एक मेरे पास यहाँ पर आपके पास छोटी सी बॉल और यहाँ पर मेरे पास गजराज जी आते हैं, एक हाथी आता है बच्चा हमारे पास इस तरीके से, एक हाथी बच्चा हमारे पास इस तरीके से आपके पास आते हैं, और ये गजराज जी क्या करते हैं बच्चे, आपके पास 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस बॉल के साथ क्या कर जाते हैं आपके पास, बताओ शाबाश, इस बॉल के साथ क्या कर जाते हैं, कोलाइड कर जाते हैं। ये बॉल है, ये टारगेट है, तो बताओ कोलिजन के बाद ये टारगेट कितनी स्पीड से आगे भागेगा, कितनी स्पीड से आगे भागेगा, 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकंड से। तो हमारे पास जो गजराज जी इससे टकराएंगे तो ये टारगेट है तो ये 40 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा, लेकिन टारगेट रेस्ट पे होना चाहिए, इलास्टिक कोलिजन होनी चाहिए, और जो वेलोसिटी आपके पास मास ऑफ द प्रोजेक्टाइल है वो काफी 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 ज्यादा होना चाहिए। तो ये हमारे पास है, जैसे आपके घरों में आज ये तो आपके पास ये भी है भाई डेंगू बहुत फैल रहा है, अपना ध्यान रखिए, आपके घर में एक बैडमिंटन होता है जिससे आप बच्चों को मारते हो ना, तो उस केस में क्या होगा, जैसे ही बैडमिंटन उस मच्छर को लगेगा तो मच्छर की स्पीड बैडमिंटन के स्पीड के एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। और दूसरी चीज अगर हम बात करें यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ किसकी बच्चे, आपके पास प्रोजेक्टाइल की v2, जरा बता दो m2 माइनस m1 और ये मेरे पास u2 प्लस ऑफ 2 into m1 u1। भाई अपना ध्यान रखना और कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम पीना, ठीक है, नहीं तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह कम पीना, ठीक है, टेम्पटेशन के अंदर नहीं आना कि हमने जो है कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीनी है, और सर्दी खांसी का ध्यान रखना भाई, ठीक है, सर मौसम गर्मी में तो दिल करती है। हाँ बेटा गर्मी में तो मन करता है ये पीने का कोल्ड ड्रिंक। हम क्या कर सकते हैं, तो फिर वो जो है अभी जिसको बोल सकते हैं कि भाई बहुत बुरी हालत होती है, और ऐसा इस खांसी को भी एक टर्मिनोलॉजीज दी जाती है, कुत्ता खांसी, क्योंकि अभी तो चलो मेरे पास में पानी रखा हुआ है, गर्म पानी रखा है, पी रहा हूँ, लेकिन जब ये खांसी स्टार्ट होती है तो भो 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 मजे के लगता रहता है लगातार, और रुकने का नाम नहीं लेती है। तो भगवान का शुक्र है अभी कि हम जो है बात कर रहे हैं और ये ज्यादा हमें परेशान नहीं कर रही है, अदरवाइज आप मैक्सिमम केसेस में देखो तो मैं रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा हूँ तो मैं खांस रहा हूँ। सो यहाँ पर मेरे पास अगेन u1 0 के बराबर है, तो मेरे पास m2 माइनस m1, देखो बड़ा सिंपल सी बात है, मुझे m1 बाई m2 चाहिए तो मैं कॉमन यहाँ पर m2 निकालू, और u2 अपॉन आपके पास यहाँ पर m1 प्लस ऑफ m2, तो मैं अगर m2 को कॉमन निकाल दूंगा तो क्या आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी 1 माइनस m1 बाई m2, और वो ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा, और ये u के बराबर है, और नीचे मेरे पास 1 प्लस ऑफ m1 बाई m2, और ये आपके पास 1 से छोटा है इग्नोर, 1 से छोटा है इग्नोर। अब पता क्या लगा, मुझे ये पता लगा वेलोसिटी ऑफ हैवी प्रोजेक्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ा,
वेलोसिटी ऑफ द हैवी प्रोजेक्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल आफ्टर कोलिजन, ये आपके पास कितनी रही बच्चे हमारे पास, ये आपके पास यू मीटर पर सेकेंड ही रहती है। यानी कि एक हाथी अगर बॉल से टकराता है, अगर एक हाथी किसी बॉल से टकराता है या एक ट्रेन किसी साइकिल से टकराती है, उस ट्रेन के साइकिल से टकराने के बाद ट्रेन की स्पीड या हाथी की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल है, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद द ओरिजिनल स्पीड, इट विल कंटिन्यू टू मूव, इट विल कंटिन्यू टू मूव विद, आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओरिजिनल स्पीड। यह हमारे पास ओरिजिनल स्पीड से चलती रहेगी, यह हमारे पास ओरिजिनल स्पीड से आपके पास यहाँ पर चलती रहेगी। ये बड़ी सर सी बात है। बोलो सर पिछली स्लाइड करना सर। यहाँ पर M2 कॉमन लिए तो यहाँ पर पहले M1 अपॉन M2 नहीं आना था नीचे। क्या बेटा, कौन से वाले स्टेप में बात करूं यहाँ पर? सर इसका अगला स्टेप। हाँ जी, अगर आप M2 को कॉमन लोगे तो M2 की जगह 1 आ जाएगा। सर नीचे इसके इसके नीचे अगर आप M2 को कॉमन लोगे तो पहले आपके M1 पास अपॉन M2 नहीं आना था क्या बेटा, प्लस 1। बोलो बोलो। सर M1 अपॉन M2 प्लस वो 1 आगे नहीं पीछे कर लिया, प्लस है ना बच्चे, वो सिर्फ सिमेट्री दिखाने के लिए आगे पीछे कर लिया, दैट डजंट मैटर, है ना, ओके सर। वो सिमेट्री दिखाने के लिए, बाकी तो कोई इशू वाली बात नहीं। तो हमारे पास यहाँ पर ये 20 मीटर पर सेकेंड है, तो कोलिजन के बाद भी ये हमारे पास कितनी रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो कोलिजन के बाद भी ये हमारे पास क्या रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ये इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगी, रिजल्ट आ जाएगा। बोलो सर मतलब अगर सर क्या है कि अगर हम इस केस में हमारा मतलब हमारी टारगेट बॉल है और प्रोजेक्टाइल हमारा एलिफेंट है, तो और सर जो ए वाले में जो इससे पिछले वाला था उसमें हमारा फिर चेंज रहता है सर। क्या बेटा, सर यही मतलब हमारा फिर उसके उसमें हमारा एलिफेंट टारगेट हो जाता है और हमारा प्रोजेक्टाइल बॉल हो जाती है ना सर। बिल्कुल। सर मैंने यही पूछना था सर कि मेरे को, क्योंकि एक्चुअली पता है सर, एक्चुअली अगर आप सेकंड केस में जाओ ना तो एक्चुअली रोल्स चेंज हो जाते हैं इनके इनके रोल्स कैसे? ना चेंज हो जाते हैं। जैसे अगर अगर सपोज करो सर केस 1 में अगर एलिफेंट अगर हमारा टारगेट है, हम उसको बॉल मतलब ऐसे फेंक रहे उसकी तरफ, तो वो हमारा टारगेट हुआ। अब इस केस में क्या हुआ सर कि हम एलिफेंट बॉल उसका टारगेट, एलिफेंट एलिफेंट वो प्रोजेक्टाइल है और बॉल उसका टारगेट है। हम्म तो सर मैंने यही पूछा। तभी तो पढ़ाया जा रहा है बच्चे आपको ये। चलो यहाँ पर बच्चे अब मैं समरी दे रहा हूँ इसकी, एक प्रोजेक्टाइल एक टारगेट है और आपके पास इलास्टिक कोलिजन और टारगेट रेस्ट। यहाँ पर अगर M1 इज इक्वल टू M2 हो जाए तो V1 यानी कि वेलोसिटी ऑफ द टारगेट और V2 वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो जाए। अगर मासेस इक्वल है, इलास्टिक कोलिजन, और अगर दोनों के मासेस इक्वल होते हैं तो क्या हो जाता है, जो आपके पास टारगेट है वो यू मीटर पर सेकेंड से चलने लग जाएगा और जो आपके पास प्रोजेक्टाइल है वो रेस्ट पे आ जाएगा। अब आपको पता होना चाहिए सेम मासेस के ऊपर अगर इलास्टिक कोलिजन होती है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है। सेकंड, अगर मेरे पास यहाँ पर टारगेट हैवी है, M1 इज मच मच ग्रेटर देन M2, तो हमारे पास यहाँ पर आपके पास जो V1 है, V1 जो टारगेट है उस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो हमारे पास नो इफेक्ट, इसके ऊपर आपके पास कोई इफेक्ट नहीं होगा, टारगेट हैवी। और हमारे पास यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल जो काफी लाइट वेट प्रोजेक्टाइल थी उसकी वेलोसिटी माइनस यू मीटर पर सेकेंड, यानी कि वो अपने पाथ को रिवर्स कर जाती है। और तीसरा चीज, जब आपके पास M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1, जहां पर मेरे पास प्रोजेक्टाइल बड़ी काफी जिसको बोल सकते हैं हैवी है हमारे पास, और इस पर्टिकुलर केस में अगर M2 इज मच मच ग्रेटर देन M1 तो आपकी जो टारगेट है बच्चे वो टारगेट अब डबल स्पीड से चलेगा और आपके पास यहाँ पर जो प्रोजेक्टाइल है वो मेरे पास यू मीटर पर सेकंड से चलता रहेगा, यानी कि प्रोजेक्टाइल की स्पीड पे आपके पास कोई असर नहीं। ये हमारे पास इस पूरे के पूरे जो हमने यहाँ पर काम किया है ये हमारे पास इसकी समरी, यानी कि एग्जामिनेशन से पहले ये समरी पढ़ के जानी जरूरी है, लेकिन अजम्पशन भी आपके लिए जरूरी है।
और अजम्पशन क्या है बच्चे, मैं फिर आपको बता दूं क्या अजम्पशन है, बताओ जरा। अजम्पशन ये है कि ये इलास्टिक कोलिजन है, और दूसरी अजम्पशन क्या है हमारे पास, जरा बता दो। और दूसरी अजम्पशन हमारे पास यहाँ पर ये है बच्चे कि आपके पास यहाँ पर ये जो कोलिजन आपके पास हो रही है ये इलास्टिक है, टारगेट रेस्ट पे है, एक बार मास इक्वल है, एक बार एक टारगेट हैवी हो गया और दूसरी बारी में प्रोजेक्टाइल हैवी। ठीक, किसी बच्चे ने कोई चीज पूछनी है तो वो मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं, शाबाश। किसी बच्चे ने यहाँ पर कोई चीज पूछनी है तो वो बच्चा मुझसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछ सकता है, शाबाश। क्वेश्चन में तो एप्लीकेशन ही आएगी ना इसकी। हाँ, एप्लीकेशन मतलब कि आप ये देखिए कि कोलिजन के क्वेश्चन आपको ज्यादा आएंगे नहीं, और जो आएंगे वो इतने सिंपल आएंगे कि आप मतलब कि फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, सिंपल एप्लीकेशंस ही आएंगे। ठीक है, मैं आपको वो बता दूंगा किसके बेस पे क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है सर, बोलो। मतलब मेरे को ये पूछना है सर, इसमें आपने सेकंड केस में लिखा है नो इफेक्ट सर, V1 के नीचे आपने लिखा है नो इफेक्ट सर सेकंड केस में, जिसमें M1 इज मच ग्रेटर देन मतलब M2, उसमें नो इफेक्ट का मतलब क्या हो, मतलब अगर अब उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा या फिर मतलब उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नो इफेक्ट का मतलब है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका टारगेट रेस्ट पे है और टारगेट हैवी है तो बच्चा आप दीवार पे बॉल मार के देखो, आपकी दीवार पे क्या फर्क पड़ता है मुझे बताओ, आपकी दीवार पे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हाथी भागता हुआ किसी फुटबॉल को हिट करता है तो उससे हाथी की स्पीड पे क्या फर्क पड़ता है, कोई नहीं, वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से भागते रहते हैं, ये चीज। ठीक है, ओके सर। चलो अब हमारे पास यहाँ पर इन चीजों के बाद आपके पास नेक्स्ट चीज आ जाती है, और नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर आपके पास अब कंडीशंस हमारे पास धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। और हमारे पास यहाँ पर अब हम एक बड़ी इंटरेस्टिंग केस करेंगे। अगेन ये हमारे पास एक सिचुएशन है, कंडीशन है, और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके पास आ जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर कंडीशन क्या, ये कंडीशन है जिसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल आपके पास आते हैं। कंडीशन क्या, कंडीशन हमारे पास क्या है, the mass of the target, the mass of the target, the mass of the target is n times, the mass of the target is n times the mass of the projectile, the mass of the projectile, n times the mass of the projectile, and the target is at rest, and the target is at rest, and the target is at rest, टारगेट आपके पास रेस्ट पे, द कोलिजन इज इलास्टिक, और हमारे पास यहाँ पर कोलिजन जो है बच्चे वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है, वो हमारे पास इलास्टिक बन रही है। जो कोलिजन है वो हमारे पास यहाँ पर क्या बन रही है, इलास्टिक बन रही है। और मुझे ये बताना है कि इस प्रोजेक्टाइल के बाद काइनेटिक एनर्जी में क्या चेंजेस आते हैं। तो एक पॉइंट जो मैक्सिमम बच्चे हमारे पास यहाँ पर मिस कर जाते हैं वो ये चीज है बच्चे, आफ्टर द कोलिजन, अगर मेरे पास कहीं पर भी कोलिजन हो रही है, आफ्टर द कोलिजन द इंडिविजुअल इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज, जो हमारे पास इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज है, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी undergoes the change, यानी कि हमारे पास इनके बीच में आपके पास चेंज आ जाता है, undergoes the change, इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी के अंदर आपके पास चेंज आता है, पक्का आता है। आफ्टर कोलिजन जो इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जीज है उनमें चेंज आ जाता है, लेकिन याद रखना अगर वो इलास्टिक कोलिजन है तो जो चेंज आया टोटल, वो अगर एक का लॉस हुआ तो दूसरे का उतना ही गेन हो गया, जिसकी वजह से आप बोलते हो काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है, जिसमें हम बोलते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व है, और बाकियों में ये काइनेटिक एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी सभी में चेंज हो जाती है, जैसे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहता। सो हमारे पास अगेन वही कंडीशंस, वही चीजें, कहने का मतलब मेरे पास यहाँ पर ये टारगेट आ गया जिसका मास nm है, और इसकी वेलोसिटी मेरे पास किसके बराबर है, 0 मीटर पर सेकेंड,
और मेरे पास ये मास आ गया m, जिसकी वेलोसिटी आपके पास किसके बराबर है, u मीटर पर सेकेंड, u मीटर पर सेकेंड है। ये हमारे पास आ गया, ये मेरे पास है। अब मुझे अगर v1 निकालना है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द टारगेट, ये वेलोसिटी ऑफ टारगेट है जो कि मेरे पास v1 के बराबर है। तो ये v1 है, इलास्टिक कोलिजन। तो m1 nm माइनस ऑफ m इंटू u1, u1 तो जीरो है आपके पास, जीरो, और प्लस ऑफ 2 इंटू आपके पास दूसरा मास m और इसकी वेलोसिटी u के बराबर है, डिवाइडेड बाय आपके पास डिवाइड बाय नीचे n m प्लस ऑफ m आ जाएगा। शाबाश, बता दो अब मेरे पास ये कितना आ जाएगा, m सब कुछ चला जाएगा, 2u अपॉन n प्लस ऑफ। तो काइनेटिक एनर्जी इन सच कंडीशन ऑफ द टारगेट, अब टारगेट की काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन क्या हो जाएगी, हाफ, मास कितने के बराबर है nm, और वेलोसिटी कितने के बराबर है 4u का स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 का आपके पास होल स्क्वायर, ये हमारे पास। अब जरा फोकस करके देखो, ये जो मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है, मैं इसमें से कुछ टर्म्स अलग कर देता हूँ, 4n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई हाफ m u का स्क्वायर। अगर तुम ध्यान से देखो तो जो आपके पास प्रोजेक्टाइल थी, प्रोजेक्टाइल जो थी उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर थी, शाबाश बता, उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है, हाफ इंटू m। इसका मतलब टारगेट से जैसे ये हिट करती है, और टारगेट का मास n टाइम्स है, दुगना तिगना चौगुना, तो हमारे पास यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4n डिवाइड बाई n प्लस 1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ आपके पास किसकी आ जाती है, प्रोजेक्टाइल। ये हमारे पास प्रोजेक्टाइल की इनिशियल वेलोसिटी का इतना हिस्सा क्या कर लेता है, अपने पास ले लेता है। अब इसको आप फ्रैक्शन भी बोल सकते हो। अगर काइनेटिक एनर्जी टारगेट डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी प्रोजेक्टाइल करो तो ये फ्रैक्शन बन जाएगा कि टोटल काइनेटिक, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी जो थी वो आपने सप्लाई की, ये इनिशियल है, ये इनपुट है, आपके सिस्टम को आपने इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड की, और जब ये बॉल जाकर टारगेट से टकराई तो टारगेट के पास कितनी काइनेटिक एनर्जी आ गई, 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इनिशियल प्रोजेक्टाइल, ये हमारे पास आ गया। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मेरे पास क्या है, therefore the kinetic energy of the target and the kinetic energy initial projectile, ये मेरे पास कितने के बराबर आ गया, 4n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर। यानी कि ये हमारे पास अगर मल्टीप्लाइड बाई 100 करूंगा तो परसेंटेज आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी गेन, फ्रैक्शन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी गेन, यानी कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन कर ली बच्चे, 4n डिवाइडेड बाई n प्लस 4n डिवाइडेड बाई बच्चे n प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बताऊं, आप ये एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल है, मैं आपको साथ साथ एनसीईआरटी भी करवाता हूं, तो ये एनसीईआरटी की सॉल्व एग्जांपल है, और मैक्सिमम बच्चे इसको कॉम्पिटेटिव बुक में देख के बोलते हो यार बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है, बड़ा खतरनाक है, बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट है। अरे एनसीईआरटी खोल के देखो, कोलिजन जैसी चीज आपको कहीं और नहीं मिलेगी जितनी एनसीईआरटी ने बढ़िया लिख दी हुई है, मस्त है। और यहाँ पर मैंने तो आपके लिए इतना डाइल्यूट कर दिया कि मान लिया जाए टारगेट 10 kg का, टारगेट कितने का, 10 kg का, प्रोजेक्टाइल 5 kg की है, तो n की वैल्यू कितने के बराबर आ जाएगी, 2, सीधा 2 की वैल्यू डालनी है, आपको पता लग जाएगा फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी गेन होगी, वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द आपके पास प्रोजेक्टाइल, और प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी में क्या फर्क पड़ेगा देख लेते हैं। तो v2 इज इक्वल टू m माइनस nm मल्टीप्लाइड बाय, मेरे पास यहाँ पर u आ जाएगा, अब वो पीछे वाला 0 है बेटा, वो लिख लिख के अब पक जाता है बच्चा, बच्चा बोलता है सर मैं पक गया हूं, अब वो मुझे पता है कि पीछे 0 हो जाएगा। अब इसके अंदर मेरे पास 1 माइनस n 1 प्लस n, और ये मल्टीप्लाइड बाय u। अब इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी
फाइनल ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यह आपके पास कितने के बराबर आ जाएगी, हाफ इनटू मास इनटू आपके पास इसका स्क्वायर। अब यहां पर देखो 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन और मल्टीप्लाइड बाई यू, इस पूरे का हमने यहाँ पर क्या कर दिया स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं n माइनस 1 कर देता हूँ, माइनस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ हाफ एम यू का स्क्वायर। यहाँ पर 1 माइनस एन को मैं क्या लिख सकता हूँ n माइनस 1, माइनस बाहर निकाल दिया और n प्लस 1 सिमेट्री बनाने के लिए इसका स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो आपके पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी फाइनल ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द प्रोजेक्टाइल मल्टीप्लाइड बाई n माइनस 1 और n प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास इसकी क्या आ जाएगी बच्चे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। प्लीज इस बात का, और ये फ्रैक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो कि इसके पास रह गई है, बाकी एनर्जी क्या हुई। अब अगर कोई टीचर बोले कि लॉस कितने का हुआ, जितना प्रोजेक्टाइल का गेन हो, सॉरी जितना टारगेट का गेन हो, आई एम सॉरी, जितना टारगेट का गेन हो, ये हमारे पास टारगेट इतनी काइनेटिक एनर्जी को गेन कर रहा है आपके पास, और ये वो काइनेटिक एनर्जी है जो कि आपके पास क्या रह गई है, लेफ्ट ओवर रह गई है, जो आपके पास रह गई है, जो लेफ्ट ओवर जो बची आपके पास यहाँ पे रह गई। प्लीज इस बात को ध्यान में रखना। एक मिनट रुकिएगा। सो अब ये बेटा देखो, मैंने आपको बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला यहाँ पर बताया, बहुत इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मूला बेटा। यहाँ पर अब आप किसी भी तरीके से कैसा भी क्वेश्चन कर सकते हो बच्चे। अब ये तो या तो समय बताएगा या आपकी प्रैक्टिस बताएगी कि ये चीजें आपको कैसे फायदा देती है। क्योंकि जब भी जेई का या नीट का या कहीं पर भी पेपर होता है तो बच्चा बताता है कि सर आपका करवाया हुआ क्लास का ये वाला फॉर्मूला, ये टेक्निक एग्जामिनर ने पूछी थी। और मैं बोलता हूँ कि बेटा देखो, आपने सिंसियरिटी से मेहनत की और आपने पहचान लिया कि ये पूछा गया, तो आपका फायदा हो। और फिर वहीं पर उसी क्लास के अंदर कई बच्चे ऐसे होते हैं, सर पेपर बड़ा टफ आया था, तो मैं उनसे बोलता हूँ बेटा मेरे नोट्स आपने चेक किए थे, नहीं सर हमने नोट्स नहीं किए थे, हमने फलाना ऑनलाइन कोर्स कर लिया था, ये कर लिया था, हमने ऑनलाइन इन चीजों से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैं बोला बेटा अब आप अगर बहुत सारे गुरु बनाओगे, बहुत सारे देवता बनाओगे, तो फिर आपको कोई भी आशीर्वाद नहीं दे, आपको आशीर्वाद नहीं मिलेगा ना आपके पास। आपको आशीर्वाद तब मिलेगा जब आप एक पॉइंट, और मैं बहुत सोच समझ के बहुत कम करवाता हूँ लेकिन ढंग का करवाता हूँ कि भाई इसी पे क्वेश्चन है, 4n अपॉन n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये काइनेटिक एनर्जी जो लेफ्ट ओवर। और याद रखना बच्चे, जो ये काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहा है, ये आल्सो आपके पास क्या बच्चे, द काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट फ्रॉम प्रोजेक्टाइल। ये काइनेटिक एनर्जी जो प्रोजेक्टाइल से लॉस्ट हो रही है, वही तो ये गेन करेगा ना बच्चे हमारे पास, वही तो हमारे पास ये गेन करेगा ना बच्चे। जो काइनेटिक एनर्जी ये लॉस कर रहा है, वही तो ये आपके पास यहाँ पर गेन करेगा ना बच्चे। तो इस वजह से हमारे पास अब इसके ऊपर आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, बोलो 2 मिनट पीछे कर दो सर, वो नोट करना था सर, 8 स्लाइड मिल जाते हैं आपको ना नोट्स वगैरह। यस सर। हाँ कोई बात नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका फटाफट। अगले वाला पिछले वाला भी कर दो सर, मैं पिछले वाला कर दो सर, पीछे कर दो थोड़ा और, तो मैं ले लेता हूँ। बेटा आप इसके स्क्रीनशॉट ले लिया करो बच्चे, आया ना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। ओके सर ले लिया। हाँ बिल्कुल, स्मार्ट वर्क। तो ये हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये वाली चीज आ गई। तो ये अब इसके ऊपर आपको आज तो एक तो मेहनत करनी है, और तभी हम इसके न्यूमेरिकल कर पाएंगे। जब मैं कल बोलूं टकाटक आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए, अच्छा सर ये क्वेश्चन यहाँ पर था, ऐसे था, क्वेश्चन करने का हमें फायदा भी तभी मिलेगा। नेक्स्ट वन अब हमारे पास क्या आ जाती है, सो नेक्स्ट वन इज दी, हमारे पास यहाँ पर आ जाती है
elastic collision in two dimension. तो elastic collision in the two dimension, the elastic collision in the two dimension. अब एक बात फोकस करना, ये जो हम कंडीशन करवाते हैं इसके अंदर कोई फॉर्मूला डेवलप नहीं होता, ये सिर्फ समझने और सीखने के लिए, ये हमारे पास समझने और सीखने के लिए, इसके अंदर हम कोई किसी किस्म का फॉर्मूला आपको नहीं बताते। बच्चा बोलता है सर फॉर्मूला नहीं। इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन के अंदर क्या है, ये मेरे पास एक मास आ गया m1 जो कि रेस्ट पे ये मेरे पास m2 आपके प्रोजेक्टाइल है, इसको एक वेलोसिटी दी जाती है और ये हमारे पास जाकर आपके पास इसको हिट कर जाती है, जिसमें हमारे पास m1 आपके पास ऊपर की तरफ को चला जाता है विद द वेलोसिटी v1 मीटर पर सेकेंड, और मेरे पास यहाँ पर जो m2 मास है वो हमारे पास यहाँ पर आ जाता है विद द स्पीड ऑफ v2 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास इनिशियली आपके पास u2 किसकी वजह से चल रहा है, u मीटर पर सेकेंड, और ये मेरे पास रेस्ट के ऊपर था। ये मेरे पास यहाँ पर x एक्सिस है और ये हमारे पास है y एक्सिस। ये सिर्फ हम सिचुएशन को पढ़ते हैं और इसके ऊपर शायद टीचर आपको क्वेश्चन ना भी पूछे, क्योंकि टीचर इसके ऊपर क्वेश्चन मतलब ये डेरिवेशन आपको शायद ना ही पूछे, लेकिन हाँ ये चीज हमें बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो हमारे पास u मीटर पर सेकेंड, बोलो सर ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से ये एंगल अल्फा बन गया और ये बीटा बन गया। ये मेरे पास टारगेट है, ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है। हमारे पास प्रोजेक्टाइल इस स्टेशनरी टारगेट को हिट करके, जैसे बिलियर्ड बॉल्स होती है, टकराई और दोनों एक अलग अलग डायरेक्शन में चले गए। ये मेरे पास टारगेट यहाँ चला गया, ये प्रोजेक्टाइल यहाँ चला गया। अब यहाँ पर मेरे पास सिर्फ सिचुएशंस की चीज आपके पास आ जाती है। पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम, द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम। सिर्फ आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नंबर 1, एक्स एक्सिस के अलोंग कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एक्स एक्सिस पे, तो आपके पास सिर्फ मोमेंटम किसके पास है, आपके पास मोमेंटम m2 के पास है। तो m1 into 0 प्लस ऑफ m आपके पास m2 into u, और कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, कोलिजन के बाद हमारे पास m1 के पास क्या आ रहा है, ये v1 into साइन ऑफ अल्फा, और m2 के पास क्या आ रहा है, शाबाश बता दो, v2 into आपके पास साइन ऑफ बीटा। तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी हैव m1 v1 साइन ऑफ अल्फा माइनस, माइनस क्यों, क्योंकि जो m2 है वो नीचे की तरफ को जा रहा है। तो m2 v2 into आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा। ये मेरे पास आगे पहली इक्वेशन। अगर मैं y एक्सिस की सॉरी एक मिनट, आई हैव मेड अ मिस्टेक, मैंने x एक्सिस को y के साथ जो है कंपेयर कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट, मेरे को x एक्सिस पे लेना चाहिए था। ये हमारे पास आ गया v1 cos ऑफ अल्फा, आई एम सॉरी फॉर दैट, और ये v2 आपके पास cos ऑफ बीटा। कई बार हम कुछ और सोचने लग जाते हैं। आई एम सॉरी। तो फिर से ध्यान देखिए, m1 v1 cos ऑफ अल्फा प्लस ऑफ m2 v2 into cos ऑफ बीटा, ये हमारे पास आ गया। और अगर मैं y एक्सिस की बात करूं तो यहाँ पर क्या चीज आ जाएगी, शाबाश बता दो। y एक्सिस के लिए हमारे पास y एक्सिस के लिए m1 0 और m2 भी मेरे पास क्या है, यहाँ पर दोनों 0, क्योंकि ना तो ये m1 y पे जा रहा था इनिशियली, ना m2 y पे जा रहा था, दोनों आपके पास एक तो रेस्ट पे था, एक x पे चल रहा था। और कोलिजन के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, m1 v1 साइन ऑफ अल्फा, ये पॉजिटिव, एंड माइनस ऑफ मेरे पास m2 v2 इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ऑफ बीटा। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2, जो बिल्कुल सच है, क्योंकि आपके पास दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास उनका सम 0 आ सकता है। तो हमारे पास यहाँ पर दो चीजों को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, वेक्टर एडिशन अगर हम करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। y एक्सिस पे पहले मोमेंटम नहीं था,
तो बाद में भी नहीं होगा, मोमेंटम कंजर्व रहता है। एक्स एक्सिस पे जितना मोमेंटम था फाइनल भी दोनों का मिलके उतना ही मोमेंटम रहेगा। वाई एक्सिस पे 0 सर? मोमेंटम था तो बाद के अंदर भी 0 मोमेंटम रहेगा। बोलो। y एक्सिस में m1 m2 0 इसलिए क्योंकि वो दोनों y एक्सिस में नहीं है। m1 इसलिए क्योंकि वो तो पहले से रेस्ट पे था, हाँ या ना। हाँ जी सर। और आपके पास m2 इसलिए क्योंकि वो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा था इनिशियली, x एक्सिस। y एक्सिस पे इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं थी। ठीक है सर। और कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटीज एक एंगल पे जा रही है तो इसके दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक x की तरफ और एक y की तरफ, बस इतनी सी बात है। तो y पे मोमेंटम आ जाएगा, इसका भी मोमेंटम y पे आ जाएगा, लेकिन एक का मोमेंटम पॉजिटिव होगा तो दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव। और दोनों का मोमेंटम का सम दोबारा से 0 होना चाहिए क्योंकि इनिशियल भी 0। ठीक है। यस सर। और फिर लास्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाती है, कंजर्वेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। सो वी हैव द कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन। और हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, हाफ इंटू m1 क्योंकि इसके कंपोनेंट नहीं बनते, ये स्केलर क्वांटिटी है, हाफ इंटू m2 u का स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू m1 v1 स्क्वायर प्लस ऑफ हाफ इंटू m2 इंटू v2 का स्क्वायर। और ये मेरे पास आ गई आपके लिए थर्ड इक्वेशन। अब टीचर हमारे पास यहाँ पर क्या बोलता है, यूजिंग 1 2 and 3 1 2 and 3 you can find v1 and v2, you can find v1 and v2। और इसके बाद NCERT बोलती है कि आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लेनी, आपको ज्यादा प्रॉब्लम बस अब ये NCERT बोलती है कि इसके बाद टीचर जैसा आपको सिचुएशन देगा आप v1 v2 निकाल कर यहाँ पर बता देंगे। तो ये हमारे पास एक्सपेरिमेंटल, आप एक्सपेरिमेंटली इसको फाइंड करते हैं, मतलब कि एंगल थीटा कैसे निकलेगा ये एक्सपेरिमेंटली निकलेगा और कुछ इस तरीके से आपके पास होगा। तो ये डेरिवेशन हमारे पास आपको कोई कंक्लूसिव रिपोर्ट नहीं देती है, या आपको बताती है कि अगर कोई कोलिजन आता है तो अब आपने इसके अंदर करना क्या है, मोमेंटम कंजर्व करना है, इलास्टिक कोलिजन है, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी को कंजर्व करना है और अननोन की वैल्यूज निकाल देनी है। तो यही चीज टीचर, वैसे बहुत कम चांसेस है, टीचर इसको इसलिए नहीं पूछता है क्योंकि टीचर को भी लगता है कि यार रिजल्ट क्या आया, बच्चा सिर्फ 3 इक्वेशंस लिखेगा और बच्चे के पास भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, बच्चा बोलता है कि सर फार्मूला क्या है, तो मैं बोलूंगा यार कोई फार्मूला नहीं है इसके अंदर से, आपको सिर्फ रिजल्ट लिखना आना चाहिए। तो ये हमारे पास यहाँ पर इनकंक्लूसिव यानी कि डेड एंड इस पे आ जाता है। आप इसमें बोलते हो सर आंसर क्या है, तो मैं बोलूंगा आंसर तो कोई नहीं आएगा, आंसर तो अब न्यूमेरिकल से आएगा, आपको क्या मिली है, इक्वेशन। तो अब ये हमारे पास आज कोलिजन का चैप्टर भी जो है वो वाइंड अप होगा। कल हम कोलिजन के न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो पिछली शीट्स है उसमें से भी एक आधी शीट मैं करवा दूंगा बच्चे, पहले मैं कोलिजन के न्यूमेरिकल कराऊंगा टू बी वेरी फ्रैंकली, और फिर हम पिछली शीट्स को देखेंगे। तो कल हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ मास। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चे, सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चे, हाँ बोलो बेटा। सर इसके न्यूमेरिकल्स कितने मार्क्स का आता है इस पेपर में? किस पेपर में बच्चे? कंपटीशन हो या फिर स्कूल में? बेटा कंपटीशन के अंदर तो एज सच बच्चा हमारे पास कोई ऐसा होता नहीं है कि कोलिजन का वो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो कोलिजन का नहीं पूछेगा। रही बात बच्चे स्कूल वालों की अपनी मर्जी होती है बच्चे, स्कूल वालों की अपनी मर्जी होती है हमारे पास। लेकिन हाँ, तो इसके अंदर से ये बात मैं आपको जरूर बता दूं कि जब कोलिजन का न्यूमेरिकल आपके पास आता है तो कोलिजन के न्यूमेरिकल के लिए हमारे पास उससे हम डिटरमाइन कर लेते हैं, जैसे कोई बच्चा कोलिजन के न्यूमेरिकल्स कर लेता है या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के, तो ये माना जाता है कि वो बच्चा बहुत साइंटिफिकली एक अप्रोच रखता है, उसका एक एप्टीट्यूड है साइंस के प्रति, जैसे लगता है कि हाँ उसको फॉर्मूले बताए गए हैं और उन्हें फॉर्मूलों को बड़ा अच्छे से जज करना सीख लिया। और इस वजह से इसके न्यूमेरिकल्स करने बहुत, क्योंकि आफ्टर ऑल हमारी साइंस को डोमिनेट कर रही है बच्चे कोलिजन। आप क्या करवा रहे हो, जो LHC है, लार्ज हाइड्रोजन कोलाइडर, जो आपके पास सन जिनेवा के अंदर है, वहां पर हम कोलिजन करवा रहे हैं। हम कोलिजन करवा रहे हैं कि कोलिजन करवाकर यूनिवर्स के अंदर क्या किया जाए,
बैक इन दी टाइम जाया जा सके। वो टाइम मशीन है बेसिकली, आपको टाइम में पीछे लेके जाती है कि यूनिवर्स बना कैसे था। तो इस वजह से आजकल के टाइम के अंदर जिस बच्चे को कोलिजन आता है उस बच्चे में साइंटिफिक एप्टीट्यूड होगा, ये बात मानी जाती है। तो लेकिन क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे ये डिपेंड करता है, क्योंकि बहुत छोटा टॉपिक है और इस वजह से बच्चा कई बार इसको इग्नोर करता है और टीचर इसी बात का फायदा उठाता है, ये बच्चा इग्नोर करके आएगा, चल भाई इसके ऊपर मैं क्वेश्चन बनाता हूँ। यहाँ टीचर बोलता है अरे छोड़ो फॉर्मूले तो है सिंपल, कोई भी बच्चा कर लेगा इसका जो ढंग से पढ़ के आया होगा, तो टीचर इग्नोर भी कर देता है। तो आपको लेकिन तैयारी पूरी रखनी चाहिए, ठीक है। एज अ टीचर अगर तुम मुझसे बोलो मैं क्वेश्चन पक्का डालूंगा, ठीक है, मैं पक्का डालूंगा क्वेश्चन कि तू बता कि इसका आंसर क्या आएगा। चलिए सो फॉर्मूले याद करने हैं इसको। 3 लेक्चर्स है और ढंग से इसको पढ़िए। चलिए बच्चे, हाँ बोलो। वो मैंने आपने बताया था ना कि वो कल एक वीडियो देखनी थी, वो जो उसकी पेंडुलम वाली सर, वो मैंने देखी बेटा सर। मैंने पूछना था उसने अपने जैसे जॉब बचाए वो मतलब उसके एक्सपीरियंस के कारण है, या एक्सपीरियंस और एजुकेशन के कारण, या एक्सपीरियंस के कारण? फिजिक्स के कारण, फिजिक्स के कारण। क्योंकि वो आपको एक साफ बात कहता है, वो आपको एक साफ बात कहता है कि मेरे हाथ शेक नहीं होने चाहिए और मेरे को इसको पुश नहीं देना। अगर मैं पुश दूंगा तो काइनेटिक एनर्जी दूंगा तो वापस भी ये मुझे क्या देगी, काइनेटिक एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी। कितना खतरनाक सिचुएशन है ना, आया ना, मजा आया कि नहीं आया? सर हाँ जी, मैं तो कह रहा था जैसे जैसे वो जो ब्लॉक था वो तो इतना हैवी था, अगर जॉज पे लग जाए तो दांत सारे टूट जाए। आपने पूरा लेक्चर नहीं सुना। वो पहले ये बात समझाता है कि इसका इतना वेट है और हमारे पास इस वेट की वजह से अगर मैं इतनी हाइट से किसी पर्सन को मैं इसको गिराता हूं तो पर्सन की, तभी तो बोलता है दैट वुड बी माय लास्ट लेक्चर, कि अगर ये एक्सपेरिमेंट कामयाब, मेरा हाथ शेक कर गया, मैंने इसको पुश दे दिया, अगर पुश दे दिया काइनेटिक एनर्जी दे दी, तो ये भी जब आएगी वापस तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी दी थी तो वापस भी पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी गेन करेगी और इसकी वजह से मेरा जाट टूट सकता है या ये मेरा लास्ट लेक्चर भी हो सकता है। आया ना, ठीक है। दैट्स व्हाई इनकी एक बुक भी है फॉर द लव ऑफ फिजिक्स, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। चलिए सो आज आपने ये फॉर्मूले याद करने ताकि कल हम इसके ऊपर